हेलो फ्रेंड्स, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम ट्रेनिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में जितने भी एमईपी इक्विपमेंट्स होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था और उन एमईपी इक्विपमेंट का इनपुट आउटपुट को मैंने एक्सप्लेन किया था कि कौन से इनपुट्स और आउटपुट्स होते हैं जिनकी मॉनिटरिंग की जाती है और जिनकी कंट्रोलिंग की जाती है बिल्डिंग मैनेजमेंट के पीसी वर्क स्टेशन से। तो मैंने जितनी भी वीडियो बनाई थी उन सारी वीडियोस को मैंने कंबाइन कर दिया है और यहाँ पर मैं बिल्कुल डिटेल में जितनी भी वीडियोस थी उनको कंबाइन करके एक वीडियो में आपको सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ एमबीपी इक्विपमेंट का बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के। तो थोड़ा सा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप सारी ग्राफिकल वीडियोस को एक ही वीडियो में देख लेना। देखिए, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है किसी भी बिल्डिंग के एमईपी इक्विपमेंट्स यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, अब आप कहेंगे कौन से होते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, तो सारे को अभी आप एक करके सीख जाएंगे। तो उनकी मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करने के लिए बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल द इंजीनियर एडवाइस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी ऐसी ही मैं सारी वीडियोस डालता रहता हूँ, चाहे वो फाइलम सिस्टम की हो, चाहे बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की हो, चाहे सीसीटीवी की हो, चाहे एक्सेस कंट्रोल की हो, चाहे पब्लिक सिस्टम हो। तो सारे का कोर्स बना के मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ। और हाँ, आपको बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम या फाइलम सिस्टम या उसके बाद सीसीटीवी, फिर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम या पीए सिस्टम, यानी कहने मतलब जितने भी ईएलएस सिस्टम के कोर्स को आपको सीखना हो तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। डिटेल में वो सारे कोर्सेस है। यहाँ पर एक केवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बिल्डिंग सिस्टम का, तो उन कोर्स का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। वहां से सारे वीडियो सारे कोर्सेज को ले सकते हैं, आप परचेज कर सकते हो और देख सकते हो। बिल्कुल एडवांस कोर्स बनाए हैं मैंने, आप एक बार सीख लेंगे तो जिंदगी में आप को कोई और दूसरा कोर्स सीखने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आपको कोर्स सीखना हो आप सीख सकते हैं। उनका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप परचेज कर सकते हैं। बहुत डेडिकेटेड कोर्स है। चलिए इन सारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की एमईपी इक्विपमेंट की वीडियोस को एक करके देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की ट्रेनिंग का ये दूसरा सेक्शन है। इस सेक्शन में हम बिल्डिंग में जितने भी एमईपी इक्विपमेंट लगे होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम अपने बीएमएस सिस्टम के सॉफ्टवेयर से। मैं आपको ये बीएमएस सिस्टम के सॉफ्टवेयर से दिखा रहा हूँ और उसके बाद में आपको, जैसे कि इन इक्विपमेंट की हम मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन सी सेटिंग यूज़ होंगी, आप कैसे सेटिंग करेंगे, तो वो सब इसमें बताऊंगा। जैसे कि हमने पहले के सेक्शन में देखा, पूरा एडवांस इंट्रोडक्शन था, वो इंजीनियर्स के लिए, टेक्नीशियन के लिए, ऑपरेटर्स के लिए। और ये दूसरा सेक्शन जो है दोस्तों, वो अगर आप इस सेक्शन को देख लेंगे तो आप चाहे टेक्नीशियन हो चाहे ऑपरेटर हो, तो इसी से सीख के, जैसे पहले वाला आपने देखा और ये दूसरा वाला आप देखेंगे सेक्शन, तो आप ये दोनों सीख जाएंगे तो आप एज अ टेक्नीशियन तो काम कर ही सकते हैं बिल्कुल। और इस जो सेक्शन है, इसको अगर आप एज अ ऑपरेटर काम करना चाहते हैं तो आप केवल इसी सेक्शन को देख लेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, क्योंकि ऑपरेटर का काम जो होता है जनरली मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग होता है और रिपोर्ट जनरेशन होता है और इंफॉर्मेशन देना होता है कंसर्न डिपार्टमेंट को। तो देखिए, इस सेक्शन में लगभग 18 से 20 वीडियोस हैं और आप इनको देखेंगे तो एज ए ऑपरेटर बहुत अच्छे से काम कर लेंगे। और इसके बाद जो आएगा बिल्कुल एडवांस आएगा, वो बिल्कुल इंजीनियर्स के लिए, कोई भी उसको सीख सकता है, टेक्नीशियन हो, ऑपरेटर हो, तो बिल्कुल एडवांस इसके बाद सेक्शन आएंगे। तो बात करते हैं अब इसकी। तो इसमें देखिए बिल्डिंग में कौन कौन से एमईपी इक्विपमेंट होते हैं। जैसे एफसीयू है, जनरेटर है, सेकेंडरी पंप है, प्रेशराइजेशन पंप है, समर्सिबल पंप है, स्विमिंग पूल पंप है, एफएचयू टैंक, एटीएस, हीट एक्सचेंजर, चौकी पंप, जुकोजी पंप, फिर फैन, ये एग्जस्ट फैन होता है, बैटरी चार्जर, आरएमयू, फायर फाइटिंग पंप, स्टेशन पंप, मैकेनिकल ब्लोअर, फिर डीबी, ट्रांसफार्मर, सोलर वाटर पंप, ड्रेनेज पंप, लिफ्ट स्टेशन पंप, गेट वेरियर, हॉट वाटर सर्कुलेशन पंप और पोर्टेबल वाटर पंप।
तो और भी सारे होते हैं, तो इनके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। इनका इनपुट आउटपुट रिप्रेजेंटेशन, फिर मॉनिटरिंग कौन कैसे होती है, कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, इनकी सेटिंग्स कैसे करेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बिल्डिंग मैनेजमेंट की इस वीडियो में मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा सेकेंडरी चिल्ड वाटर पंप का, और इसकी सेटिंग्स बताऊंगा कैसे आपको सेटिंग करनी है। तो देखिए, पहले बताऊं कि चिल्ड वाटर सेकेंडरी चिल्ड वाटर पंप जो होता है वो इसलिए यूज़ होता है कि जो चिलर प्लांट होता है, जिससे चिल्ड वाटर आता है, कोल्ड वाटर आता है बिल्डिंग में सप्लाई होने के लिए, वो सप्लाई होता है बिल्डिंग के एफसीयूज़ में एचवीएसी के लिए, जिससे कूलिंग होती है पूरी बिल्डिंग में। तो ये देखिए, आप देखिए 3 पंप्स होते हैं बिल्डिंग के अकॉर्डिंग, पंप लगे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 पंप लगे हैं, पंप 2, पंप 1, 2 और 3। तो ये जो है यहाँ पर इच पंप के लिए सेटिंग है। जैसे कि ये पहले पंप के लिए है सेटिंग, ये सेकंड पंप के लिए सेटिंग, फिर ये तीसरे पंप के लिए सेटिंग है। और यहाँ पर जो है वो डिमांड रखनी है हमें और कितना पैसे रखना है वो तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो मैं केवल एक पंप का बताऊँगा और सारे पंप की सेटिंग एक ही तरह की होती है। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ। अब जैसे ये पहला पंप जो है यहाँ पर देख रहे हैं, अभी ये ग्राफिक्स में चल नहीं रहे हैं, मगर आप एक्चुअल वहाँ पर जाके देखेंगे इनके कंट्रोल रूम में जहाँ पर ये पंप लगे हैं, तो ये चल रहे होते हैं। तो देखिए, मैं पहले की सेटिंग बता देता हूँ। तो देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर टाइम शेड्यूल इनएक्टिव है, क्योंकि हमने अभी कोई एज अ पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल नहीं दिया है इनको चलाने के लिए, ये ऑटोमेटिक ही चल रहे हैं। जैसे शेड्यूल से मतलब ये होता है कि मंडे एक चलेगा, ट्यूसडे एक चलेगा, ऐसे करके ये भी इस पर फैसिलिटी होती है। अगला है दोस्तों मैनुअल ओवरराइड रन। यहाँ पर जो हमें टिक रखना है, यहाँ पर टिक रखेंगे, क्योंकि मैनुअल ओवरराइड रन है, ये ऑटोमेटिक चलेगा। जो मैनुअली चलाना है उस पर हमें ओवरराइड करना है, तभी ये ऑटोमेटिक चलेगा। दूसरा जो है मैनुअल ओवरराइड स्टॉप, यहाँ नहीं करना है। अगर हम यहाँ करेंगे तो हम जो इन पंप का पैनल होता है, मैं आगे की वीडियो में आपको पैनल से दिखाऊंगा। तो जो पैनल होता है, पैनल से भी आप मैनुअली चला सकते हैं इस पंप को, हर एक पंप को आप पैनल से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो उस कंडीशन हमें यहाँ से स्टॉप करना पड़ेगा मैनुअल ओवरराइड स्टॉप से, और वहाँ से हम ऑन कर सकते हैं, ठीक है। मगर हमें ये ऑटोमेटिक चलाना है, इसलिए हमने यहाँ कर रखा है। फिर आता है अलार्म रिसेट स्विच। तो कोई अलार्म आता है, मीन्स ट्रिप करता है हमारा, ये कोई पंप ट्रिप करता है, कोई एक्सेस में चल जाता है, या व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम होती है, कोई अलार्म आता है तो वहाँ इंडिकेट करता है। जब हम उस अलार्म को हम सॉर्ट करेंगे, सिस्टम को रीसेट करेंगे, तो ये दोबारा चलना स्टार्ट होता है। फिर देखिए, यहाँ पर कंडीशन है स्टार्ट स्टॉप। तो ये जैसे कि पहला अभी स्टॉप है, तो यहाँ स्टॉप ही दिखा रहा है। अगर ये चलेगा पहला, तो यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ आएगा। वाटर फ्लो स्विच एक्टिव। वाटर फ्लो स्विच जो कि ये होता है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ ये ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर ग्रीन दिखाई देगा, इसका मतलब है वाटर फ्लो हो रहा है। एक फ्लो स्विच होता है, जब ये पानी भेजेगा आगे की तरफ, तो वो इंडिकेट करेगा फ्लो स्विच, हाँ पानी वहाँ से जा रहा है, इसलिए वाटर फ्लो स्विच एक्टिव बता रहा है। फिर आता है मैनुअल ओवरराइड स्पीड। देखिए, ये किस लिए यूज़ होती है। देखिए, जो ये स्पीड पंप की चलती है वो ऑटोमेटिक स्पीड होती है। जो हमारे इस पंप का जो पैनल होता है, वहाँ पर VFDs लगी होती हैं, और उसी के प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है वो पंप की स्पीड अप एंड डाउन होती है। तो वो उस स्पीड पे कभी प्रेशर ज़्यादा होगा तो कम स्पीड पे चलेगा, और कम प्रेशर होगा तो ज़्यादा स्पीड चलेगा वाटर को सप्लाई करने के लिए। बट अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे मैनुअल ओवरराइड स्पीड पे, इधर क्लिक कर देंगे, तो हम इसको एक फिक्स स्पीड देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं 75 है। अभी ये जो पंप है ऑटोमेटिकली 75 पे चल रहा है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। मगर जब हम मैनुअल ओवरराइड स्पीड पे यहाँ क्लिक कर देंगे इधर, तो ये जो है पंप जो है वो आप देखेंगे
इसकी स्पीड जो है पंप की हम फिक्स कर सकते हैं। मान लिया हम 60 स्पीड रखना चाहते हैं या 80 रखना चाहते हैं या 100 रखना चाहते हैं, उसी स्पीड पे ही परमानेंट चलेगा फिर। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देखिए पंप स्पीड ये 99.3 है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक की स्पीड है। 75 एक्चुअली यहाँ पर है मगर ये सेट नहीं है कि हम इस इधर से ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर ट्रिप स्टेटस बता रहा है, इनएक्टिव बता रहा है, कोई ट्रिप नहीं है इसमें, कोई ट्रिप नहीं हुआ है, ये वो बंद हो गया है चलना या कुछ भी आता है पैनल से ट्रिप हुआ है तो इनएक्टिव दिखा रहा है, वरना एक्टिव दिखाता ट्रिप होता तो। नो वाटर फ्लो इनएक्टिव दिखा रहा है। ठीक है, नो वाटर फ्लो दिखा रहा है इनएक्टिव, यानी कि इसमें वाटर फ्लो हो रहा है इसलिए इनएक्टिव दिखा रहा है, क्योंकि नो वाटर फ्लो है। फिर है कॉमन अलार्म, कोई अलार्म नहीं है इसमें, कोई अलार्म के लिए भी होता है किसी वजह से ये रुक गया हो कुछ हो गया तो इनएक्टिव दिखा रहा है, कोई भी अलार्म नहीं है। फिर है फॉल्ट अलार्म, देखिए फॉल्ट अलार्म भी यहाँ पर दिख रहा है एक्टिव, तो यहाँ पर कोई अलार्म कोई पहले से फॉल्ट पड़ा हुआ है इसलिए दिखा रहा है। फिर है फायर अलार्म, देखिए हमारा जो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो जो है इंटरफेसिंग होती है उसकी फायर अलार्म सिस्टम से। अगर फायर अलार्म सिस्टम एक्टिवेट होता है हमारा तो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम भी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, एक्टिव होता है, क्योंकि इंटरफेसिंग होती है हमारी। तो अगर फायर अलार्म होगा तो यहाँ पर रेड आता है, रेड उस कंडीशन में ये पंप जो होते हैं हमारे वो स्टॉप हो जाते हैं, कोई भी फायर अलार्म होगा तो। और यहाँ रेड दिखाएगा भी कोई अलार्म नहीं है, फायर अलार्म नहीं आया है तो यहाँ पर ग्रीन दिखा रहा है। ठीक है, फिर रन टाइम हार ये 113 दिखा रहा है, मतलब 113 घंटे चल गया है ये वाला। ठीक है दोस्तों, 113 घंटे चल गया है। तो मैं अभी अभी इसके ग्राफिक्स भी दिखाऊंगा आगे कैसे चल रहा है ये। और अब ये ऐसे इसकी सेटिंग होती है पूरी। फिर देखिए ये वाली सेटिंग इसकी है और ये वाली सेटिंग इसकी है। अभी हमारा जो है अब यहाँ देख लेते हैं हम। देखिए मैक्सिमम प्रेशर सेट पॉइंट जो 3 बार, जो हमें 3 बार मैक्सिमम प्रेशर रखना है पाइप के अंदर कि इतनी स्पीड से हमारा पंप चलेगा, तो 3 बार से ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए पाइप के अंदर वाटर का। फिर मिनिमम प्रेशर सेट पॉइंट 2.5 बार। ठीक है, मिनिमम प्रेशर हम 2.5 बार रखेंगे। ठीक है, अब देख लेंगे यहाँ पर प्रेशर कितना रखेंगे हम, उसके हिसाब से पंप चलेगा। ये पंप रन सेट पॉइंट 12 आवर, मतलब एक पंप जो है वो 12 घंटे चलेगा, ये भी 12 घंटे चलेगा, 12 दूनी 24 12 36। ठीक है, ऐसे एक्चुअली में ये हमने फिर बाद में चेंज कर दिए थे, यहाँ पर 8 आवर्स कर दिया था, 8 आवर 1 घंटा चलेगा। एक्चुअली एक पंप जो यहाँ पर ख़राब हो गया था तो इसलिए हमने 12 घंटे रखा था, यानी कि 2 पंप ही काम कर रहे थे। मगर अब जो है वो तीनों पंप सही हो गए, मतलब एक पंप जो ख़राब था वो सही हो गया तो तीनों काम कर रहे हैं, तो इसको 8-8 घंटे देंगे केवल। पंप डिमांड 1 है, यानी कि 8 घंटे में एक पंप चलेगा। देखिए ऐसा होता है कि बिल्डिंग के अंदर ऑक्यूपेशन कितना है, मतलब बिल्डिंग में फॉर एग्जांपल कोई टावर है वो होटल साइड का है और उसमें एक टावर में 60 रूम्स हैं या कह दें फ्लैट्स हैं, तो अगर उसमें 10 ऑक्यूपाइड हैं या 20 ऑक्यूपाइड है तो हमारा एक पंप काम कर जाएगा, क्योंकि सप्लाई उतनी है, क्योंकि पानी खर्च नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा लोग हैं उसमें पूरा ऑक्यूपाइड हो गया तो तीनों ही चलाने पड़ेंगे, 2 चलाने पड़ेंगे एक बार में। और अगर 30 या 40% 50% भी है तब भी 2 चलाने पड़ेंगे। तो हमारे अभी इसमें बिल्डिंग में ज़्यादा गैस नहीं है, इसलिए हमने पंप की डिमांड 1 ही रखी है। प्रेशर सेट पॉइंट मैंने बताया था मिनिमम 2.5 होना चाहिए बार, तो ये 2.5 रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था वाटर डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर लगा हुआ है यहाँ पर, तो बताता रहता है कि कितना बार जो है वो प्रेशर है, फीडबैक मिलता रहता है। तो ऐसे जो सेटिंग होती है पूरी वो इसकी होती है चिल वाटर पंप की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू। और एक बार मैं आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, इसको चलाते हुए देखिए कैसे चल रहा है। एक्चुअली में हमारे यहाँ पर डिमांड 1 है ये, और ये दिखा रहा है 2 चलता हुआ, तो इस ग्राफिक्स में भी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। फ्रेंड्स आज की वीडियो बताऊंगा आपको चिलर, ये एमएपी इक्विपमेंट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है और सारे इक्विपमेंट से। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने पहले आपको सेकेंडरी चिल्ड वाटर पंप बताया था, जो पूरी बिल्डिंग में ठंडा पानी सप्लाई करते हैं कूलिंग के लिए, एफसीयू से कूलिंग होती है तो वो
सेकेंडरी पंप जो है वो वाटर को सप्लाई करते हैं। तो देखिए जो ठंडा पानी आता है वो चिलर से आता है, और चिलर से आता है, चिलर से फिर सेकेंडरी पंप उसको सर्कुलेट कर देते हैं बिल्डिंग में कूलिंग के लिए। तो आप देख रहे होंगे ये 3 चिलर हैं, चिलर 1, चिलर 2, चिलर 3। तो हमारे यहाँ 3 चिलर लगे हैं जो पानी को ठंडा करते हैं बिल्डिंग में सप्लाई करने के लिए। देखिए बहुत ऐसा है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 6 टावर्स हैं बिल्डिंग के 13 फ्लोर के, तो हर जगह इन्हीं से वाटर जाता है, ठंडा पानी। अब आप देखेंगे, पहले मैं आपको बता दूं कैसे पाइपिंग जा रही है। देखिए जो मेन पाइप है जिससे पानी आ रहा है चिलर के लिए जो कि ठंडा होना है, वो वाली पाइप जो है हमारा ये वाला है, ये ब्लू वाला, आप ये देख रहे होंगे, ये ऐसे। तो ये इधर चला गया, पहले चिलर में चला गया, फिर दूसरे चिलर में चला गया, फिर तीसरे चिलर में चला गया। तो ये हो रही है पानी की सप्लाई। और फिर उसके बाद चिलर जो ठंडा करके देगा, देखिए वो आउट, इस वाले चिलर की, पहला चिलर इसकी आउटिंग ये है, दूसरे चिलर की आउटिंग ये है, और तीसरे चिलर की आउटिंग ये है। अब ये चिलर जो है फिर यहाँ से देखिए ये 3 पंप लगे हैं, तो ये 3 पंप जब चिलर से जो पानी आएगा उसको बिल्डिंग के अंदर सप्लाई करेंगे। ठीक है। अब 3 बिल्डिंग्स हैं, तो 6 बिल्डिंग्स है, तो 6 बिल्डिंग्स में अलग अलग पंप होंगे, वो अपने पानी को सप्लाई करेंगे। ये आपको दिखाने के लिए ग्राफिक्स में है। तो अब देखिए, अब चिलर जो इन्वर्टर है ये वाला, यहाँ पर कुछ एक्चुएटर लगे हैं ऑटोमेटिकली, और जो ऑटोमेटिकली पानी को इन होने देंगे, जाने देंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है। और तीनों में लगे हुए हैं, क्योंकि जब चिलर चलेगा नहीं, तीनों तो एक साथ चलेंगे नहीं। अभी मैं ये सेटिंग बताऊंगा, जब एक चिलर चलेगा तो उसी में पानी जाएगा, वो कूलिंग करेगा। दूसरा, अगर दूसरा चला तो दूसरे में पानी जाएगा, या 2 एक साथ चल रहे हैं, डिमांड के ऊपर है वो, हमें 1 चिलर चलाना है, 2 चिलर चलाना है, वो अपनी डिमांड के ऊपर है। तो अगर हमें 2 चिलर चलाएं तो 2 चिलर में पानी जाएगा, ऐसे करके। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर देखिए चिलर 1, चिलर 2 है, और चिलर 3 का भी और है, वो मैंने अभी इसमें नहीं लिया है। तो मैं आपको 2 चिलर से ही बता रहा हूँ, तीसरे चिलर का नहीं, मीन्स सेम सेटिंग ही है तीसरे चिलर की भी। तो देखिए चिलर 1, चिलर 2, चिलर रन टाइम स्टेटस, तो ये चिलर 1 है, चिलर 2, 1 2 ये दोनों स्टॉप है, और तीसरा वाला यहाँ पर चल रहा है, वो ग्राफिक्स में मैंने अभी दिखाया नहीं यहाँ पे। फिर चिलर ट्रिप स्टेटस, दोनों नॉर्मल है, कोई ट्रिप नहीं हुआ, और तीसरा वाला भी नॉर्मल है। CMD स्टेटस स्टॉप्ड ये, और फिर BFD स्टेटस ये वाल्व होता है दोस्तों। ठीक है, वाल्व क्लोज है। देखिए मैंने कह रहा था यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं जो एक्चुएटर से अपने ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं, कोई ऑन नहीं करता है इनको, ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होते हैं ये वाल्व। क्योंकि दोनों ऑफ है तो इनके एक्चुएटर भी ऑफ होंगे इन वाले, क्योंकि पानी हमें देना नहीं है, क्योंकि इनको चलाना नहीं है। फिर है चिलर रन टाइम स्टेटस, कितने घंटे चले हैं, वो ये है। तो ये मेन इसकी सेटिंग होती है। तो एक्चुअली में क्या है, हम जो चिलर होता है इसकी हम कंट्रोलिंग भी करते हैं और मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो तीसरा चिलर का यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं, सेम है, उसमें बस क्या है, वो रनिंग स्टेटस जो दिखाएगा उसको स्टार्ट दिखाएगा, वो चल रहा है। ये वाला चिलर हमारा भी चल रहा है ग्राफिक्स ये। ठीक है। और देखिए फिर यहाँ 3 पंप लगे हैं, जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बता चुका था। तो यहाँ पर पंप 1 चल रहा है डिमांड के हिसाब से, और बाकी दोनों स्टॉप हैं, और ट्रिप भी तीनों की नॉर्मल है। ठीक है। पहला वाला पंप इसमें चल रहा है ये वाला, और बाकी दोनों स्टॉप है। हाँ, चिलर की अगर डिमांड देंगे तो चिलर का भी एक यहाँ पर ऐसे होता है कि चिलर कौन सा चलाना है हमें। 1 चलाना है तो हमें, मतलब डिमांड के ऊपर होता है, डिमांड 1 देंगे तो 1 चिलर चलेगा, डिमांड 2 देंगे 3 तो 2 चलेंगे, 3 देंगे तो 3 देंगे। वो अपनी कैपेसिटी के ऊपर है, कितना कूलिंग चाहिए और कितनी एसी चल रही हैं, उसके हिसाब से चिलर भी चलते हैं, उसी हिसाब से डिमांड रखते हैं। उसके बाद प्रेशर रखते हैं कि कितना प्रेशर पाइप में होना चाहिए, तो वो भी पहले बताया था मैंने। 3 PCI मैक्सिमम होता है, और 2.5 वो PCI नहीं, ये बार में बताना है। 3 बार जो होता है मैक्सिमम होता है, और 2.5 बार जो होता है वो मिनिमम होता है, वो रखते हैं। तो उसकी सेटिंग अलग होती है, वहाँ पर मैंने लिया नहीं है अभी। तो देखिए ऐसे जो है वो चिलर काम करता है। एज ए ऑपरेटर आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, चाहे टेक्नीशियन करो चाहे एज ए इंजीनियर हो आप। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो थी, तो आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको FCU के बारे में बताऊंगा। FCU जो होता है फैन कॉइल यूनिट होती है दोस्तों।
ये जो बिल्डिंग में है, बिल्डिंग में कूलिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, चिल्ड वाटर पंप बताया था जो पानी सर्कुलेट करते हैं ठंडा बिल्डिंग के अंदर कूलिंग के लिए। तो वो पानी जो है वो पाइप के थ्रू आता है एफसीयू के अंदर, तो एफसीयू से इन होता है, फिर एफसीयू से ही आउट हो जाता है। तो इसके अंदर जो कॉइल लगी होती है उसके अंदर से पानी गुजरता है, और ये फिर हवा एज अ जैसे कूलर होता है, हवा फेंकता है, तो हवा से ठंडी हवा, ठंडी कूलिंग होती है। तो एसी यहाँ पर ऐसे काम करती है। तो मैं इसकी सेटिंग्स आपको बताता हूँ कि कैसे आपको सेट करना है। और पिछली वीडियो में मैं बताना रह गया था, जैसे चिल्ड वाटर पंप जो होता है उसकी कंट्रोलिंग भी करते हैं हम, मॉनिटरिंग भी करते हैं, दोनों ही करते हैं। और कुछ जो होते हैं वो उसकी केवल हम कंट्रोलिंग करते हैं, और किसी की मॉनिटरिंग करते हैं, और किसी इक्विपमेंट की हम कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग दोनों करते हैं। तो पिछले वीडियो में जो चिल्ड वाटर पंप बताया था उसकी कंट्रोलिंग भी होती है, मॉनिटरिंग भी होती है। ऐसी एफसीयू है, इसकी कंट्रोलिंग भी होती है, मॉनिटरिंग भी होती है। अब इसकी देख लेते हैं हम सेटिंग। तो सेटिंग में एफसीयू रन टाइम, आप देखिए क्या क्या चीज़ होती है। जैसे कि सेटिंग में एफसीयू रन टाइम आर कितने घंटे चला है ये लिखा है। फिर ये अभी ऑटो मोड पे है, अनेबल कर रखा है हमने कि अपने आप ये, और जैसे रूम में टेम्परेचर है ज़्यादा, सेट पॉइंट जो है टेम्परेचर का वो 17 कर रखा है हमने या 20 कर रखा है, उससे नीचे टेम्परेचर जाता है तो अपने आप ही कट हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो ऑटो पे चल रहा है जैसे घर की एसी होती है उसी तरीके से। विंटर मोड पे रख सकते हैं, एक स्टेबल विंटर मोड पे हम करेंगे तो एक स्टेबल टेम्परेचर पे ये कूलिंग करेगा। फ़ैन को ऑफ़ कर सकते हैं हम यहाँ से, ये फ़ैन चलेगा ही नहीं, कूलिंग करेगा ही नहीं। फिर जो फ़ैन चलेगा उसकी स्पीड कितनी रखनी है, लो रखनी है तो लो पे अनेबल करेंगे, मीडियम रखनी है तो मीडियम पे करेंगे, हाई पे करेंगे तो हाई रखेंगे। फिर फ़ैन रन कर रहा है तो यहाँ पर दिखाता है ग्रीन। तो एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, देखिए चल रहा है, चल रहा है ये। तो ये जो है मैंने अभी पॉज कर दिया है। एक्चुअली में ये पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें ऑडियो नहीं थी, तो मैं वीडियो में अभी ये वीडियो बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखिए अभी फ़ैन चल रहा है, मैंने आपको दिखाया था, तो ग्रीन है। एयर फ्लो स्टेटस, एयर फ्लो हो रही है इसके अंदर, ये एक्टिव है। ये लगा होता है दोस्तों डीपीएस, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच होता है ये। तो ये जनरली यही बताता है, यही सेंस करता है कि अंदर कितनी कूलिंग है और कितनी नहीं है। अब बात आते हैं इसकी टेम्परेचर सेटिंग की, जो कि हम बीएमएस से करेंगे। देखिए सेट पॉइंट हमने 17 रख रखा है और रिटर्न टेम्परेचर मिल रहा है हमें 18। तो अभी रिटर्न टेम्परेचर ज़्यादा है, रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसलिए ये चल रहा है। 17 पर आ जाएगा तो रुक जाएगा ये। फिर हीटिंग मोड पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी रेड दिखा रहा है क्योंकि हम हीटिंग मोड पे अभी इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। कूलिंग मोड पे ऑन है, देखिए ये, क्योंकि विंटर हो रही है, वो समर हो रही है, गर्मी हो रही है, इसलिए हम कूलिंग मोड पे है। फिर देखिए एक तो था ये हमारा कि ये ऑटो मोड पे हमने कर रखा है यहाँ से इसको, ये ऑटोमेटिकली और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है स्पीड लेगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ऑन ऑफ होगा। अब यहाँ पर जो है अगर हमें इसकी फिक्स कूलिंग रखनी हो तो इसका जो एक्चुएटर होगा, जैसे यहाँ पर ये एक्चुएटर होगा, वो पानी, यहाँ पर एक्चुएटर होता है वो पानी सप्लाई करता है ज़्यादा और कम एफसीयू के अंदर, उसी के हिसाब से कूलिंग होती है। क्योंकि एफसीयू तो चलता रहेगा, पानी कम जाएगा तो कम कूलिंग करेगा, ज़्यादा चिल्ड वाटर जाएगा तो ज़्यादा कूलिंग करेगा। तो ये कूलिंग वाल्व होता है, एक्चुएटर होता है। देखिए अभी 100% दिखा रहा है तो वो पूरा एक्चुएटर खुला है, पूरा पानी सप्लाई हो रहा है। अगर हमें फिक्स करना है उसको यहाँ, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक्चुएटर को 50% दे देंगे, 60%, तो एक्चुएटर उतना ही खुलेगा, उतना ही पानी जो है वो 50% खुलेगा और 50% पानी जो हमारे इसके अंदर जाएगा एफसीयू के अंदर, और उसी हिसाब से कूलिंग करेगा। तो यहाँ से हम फिक्स कर सकते हैं, ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा, फिर फिक्स कूलिंग करेगा। ठीक है, ज़्यादा मैक्सिमम चाहिए तो 100 पे करके छोड़ दिए, ठीक है, तो हमेशा बहुत ज़्यादा कूलिंग होगी। फिर ये अलार्म उसी के लिए, जैसे मैंने बताया था कि इंटरफेसिंग होती है फायर अलार्म सिस्टम से। तो और कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे एफसीयू नो एयर फ्लो, नॉर्मल है क्योंकि एयर फ्लो इसके अंदर हो रही है। फिर अलार्म रिसेट अनेबल है क्योंकि कभी फायर अलार्म आता है तो हमारे एफसीयू ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि इंटरफेसिंग होती है फायर अलार्म सिस्टम से हमारे बीएमएस सिस्टम की, इसलिए भी इसको भी अनेबल कर रखा है हमने, ये अपने आप रिसेट हो जाएगा।
क्योंकि वो जब फायर अलार्म आता है तो ये रुक जाता है, फिर इसको रीसेट करना पड़ता है मैन्युअली कर सकते हैं आप, ऑटोमेटिक अनेबल कर सकते हैं तो अपने आप भी हो जाएगा। तो ये था हमारा FCU। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे मैंने आपको कहा था मैं फायर फाइटिंग पम्प बताऊंगा, तो ये फायर फाइटिंग जो पम्प्स होते हैं इसमें एक जो है वो इलेक्ट्रिकल का है और दूसरा जो है वो डीजल का है। तो जब हमारे फायर फाइटिंग जो रूम होता है उसमें हमारे फायर फाइटिंग सिस्टम लगा होता है, जिसमें हमारा जॉकी पंप, इलेक्ट्रिकल पंप और डीजल पंप, तो ये एक सेट पॉइंट के हिसाब से चालू स्टार्ट होते हैं। जैसे सेट जो प्रेशर होता है उसके हिसाब से। तो फायर फाइटिंग की जो वीडियो आएंगी तो मैं आपको अलग से इसका कोर्स बताऊंगा, तो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। तो ये भी जो है वो मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, कंट्रोलिंग इसमें नहीं होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ऑन स्टेटस, क्योंकि अब ये दोनों ही ऑफ है, ऑन स्टेटस ऑफ बता रहा है, ऑफ स्टेटस जो है वो एक्टिव बता रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्टिव है, ऑफ है ना इसलिए एक्टिव है। तो इसका भी सेम है, तो इसकी भी कंट्रोलिंग होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो हम देखेंगे RMU। RMU जो होता है इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट होता है जो कि पावर सप्लाई सब स्टेशन में लगा होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, इससे BMS की केवल मॉनिटरिंग होती है, कंट्रोलिंग नहीं होती है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आप कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं, मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर केवल मॉनिटरिंग होती है। वो क्या मॉनिटरिंग होती है मैं एक का बता रहा हूँ, बाकी सब सेम है। अब 3 RMU इसलिए हैं दोस्तों कि बिल्डिंग के अंदर एक टाइम में एक RMU करेगा या 2 करेंगे या 3 करेंगे, वो सेटिंग के अकॉर्डिंग होता है। तो जैसे ऑन स्टेटस अभी ये वाला ऑन है RMU, और ऑफ स्टेटस ऑफ है क्योंकि ऑफ नहीं है इसलिए ऑफ है, और ट्रिप जो है वो इनएक्टिव है, अभी ये ट्रिप नहीं है, ये चल रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही ये तीनों जो हैं, तीनों ऑन कंडीशन में। अभी ये स्विच देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है हमारा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, अगर ये ऑफ होता कोई भी तो यहाँ दिखाता रेड। तो अभी ये तीनों ही ऑन है, तो तीनों ही काम कर रहे हैं। तो केवल ये कंट्रोलिंग के लिए होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा FAHU, फैन एयर हैंडलिंग यूनिट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है, बिल्डिंग में लगा होता है। तो मैं अभी वीडियो स्टॉप कर देता हूँ बताने के लिए आपको। तो देखिए अभी ये चल रहा था, आपने ग्राफिक्स में देखा था। अभी FAHU यूज़ किस लिए होता है, देखिए बिल्डिंग जो होटल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े होटल्स होते हैं, जैसे आपने बुर्ज खलीफा का नाम भी सुना होगा, या बहुत 13 फ्लोर के होते हैं, फुली पैक्ड होते हैं और फुली एयर कंडीशनर होटल्स होते हैं। तो देखिए उसके लिए फ्रेश एयर चाहिए होती है, जो फ्रेश एयर बाहर की सप्लाई करते रहे। तो फ्रेश एयर के लिए क्या होता है दोस्तों, हम FAHU का यूज़ करते हैं बिल्डिंग में। फ्रेश एयर डक्टिंग के थ्रू, जो डक्ट बने होते हैं उसके थ्रू फ्लोर वाइज जो होते हैं फिर फ्रेश एयर आती है बिल्डिंग के अंदर। तो ये जो होता है FAHU, ये कंट्रोलिंग होती है इसकी, और मॉनिटरिंग दोनों ही होती है। हम इसको मॉनिटर भी करेंगे, कंट्रोलिंग भी करेंगे। अब देखिए इसकी सेटिंग आपको बता देता हूँ मैं। जैसे कि अभी ये चल रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए चल रहा है, तो इसलिए मैंने स्टॉप कर दी वीडियो। स्टार्ट स्टॉप यानी कि स्टार्ट है, चल रहा है ये। फिर है ट्रिप स्टेटस एक्टिव है, इसमें जो है वो एक के ट्रिप पड़ी हुई है, यहाँ पर अभी दिखा नहीं रहा है। एक्चुअली कभी कभी ट्रिप भी दिखाता है मगर ट्रिप होता नहीं है। तो ऐसे ही ये BMS सिस्टम काम करता है कभी कभी। अभी है मैनुअल ओवरराइड रन, जैसे कि मैनुअल ओवरराइड रन ये ऑटोमेटिक चल रहा है, जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया था, ये ऑटोमेटिक चल रहा है इसलिए यहाँ पर क्लिक कर रखा है, मैनुअल ओवरराइड कर रखा है हमने, जो मैनुअल है उसके ऊपर ओवरराइड कर रखा है। ठीक है, यानी कि हम इसको ऑटोमेटिक चला रहे हैं। फिर अगर हमें मैनुअली चलाना है तो यहाँ पे मैनुअल ओवरराइड स्टॉप करना पड़ेगा, तो हम मैनुअली जो इसका पैनल होगा वहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। हर सिस्टम का एक पैनल होता है बड़ा, उससे हम मैनुअली भी चला सकते हैं। आगे आता है नो एयर फ्लो इनएक्टिव, क्योंकि एयर फ्लो हो रही है, ये काम कर रहा है इसलिए। फिर है कम्युनिकेशन अलार्म लैच, ये इनएक्टिव है, काम कम्युनिकेशन कर रहा है आराम से BMS सिस्टम के साथ, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा होता तो फिर ये
कॉमन अलार्म लैच कहते हैं इसको, काम कर रहा है ये, इसलिए ये इनएक्टिव है। फिर है अलार्म रीसेट स्विच, कोई अलार्म नहीं है इसमें। मान लीजिए कोई भी इसमें ये डिफरेंशियल स्विच काम नहीं कर रहा है या फिर वाल्व काम नहीं कर रहा है तो यहाँ अलार्म आ जाता। तो अभी काम कर रहा है सारा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर टाइम शेड्यूल इनएक्टिव है। ऐसा है हम इसको ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं कि 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद चले, फिर 2 घंटे का रेस्ट दें, फिर 3 घंटे चले, ऐसे करके टाइम दे सकते हैं। इसमें ऑप्शन होता है, मगर हमने इनएक्टिव कर रखा है, हमने इसको टाइम नहीं दिया है। फिर रन टाइम इतने घंटे ये चल चुका है। फिर फायर अलार्म सिस्टम, जैसे मैंने बताया था, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की इंटरफेसिंग होती है। फायर अलार्म सिस्टम से फायर आएगा तो वो FHU हमारा जो होता है वो रुक जाता है, ठीक है। और इसलिए कोई अलार्म नहीं है, इसलिए ग्रीन दिखा रहा है, वरना हो दिखाता रेड। अब देखिए इसकी टेम्परेचर सेटिंग देखते हैं हम। टेम्परेचर सेट पॉइंट में जो है वो टेम्परेचर सेट पॉइंट में जो है आपको टेम्परेचर सेट पॉइंट यहाँ पर 15 है। देखिए हमें जो है अंदर जो टेम्परेचर जो है वो 15 रखना है इसका, उसी के हिसाब से ये टेम्परेचर देगा। क्योंकि अंदर का जो हमें कूलिंग का जो स्टेटस है, मींस जो एयर है वो इतनी होनी चाहिए कि टेम्परेचर अंदर 15 रहे, ठीक है, इतनी होनी चाहिए। तो ये चलता रहेगा, एयर सप्लाई करता रहेगा। सप्लाई एयर टेम्परेचर जो है वो 15 है और सप्लाई एयर ह्यूमिडिटी जो है वो 62.5% है, ठीक है। भी हमने सेट किया है 15 और ये सप्लाई हमें कर रहा है 17.2, ठीक है। उसके बाद आप देखें कूलिंग, जैसे मैंने बताया था, हम इसमें एक्चुएटर लगा होता है तो हम एक फिक्स भी कर सकते हैं हम कि वो हमेशा हमें चलता रहे ये एक फिक्स पॉइंट पे। मैनुअली ओवरराइड अनेबल कर देंगे हम यहाँ से, और यहाँ से सेट कर देंगे हम इसकी स्पीड चलने की अपने अकॉर्डिंग, तो उस स्पीड पे चलता रहेगा। जो वाल्व होता है वो जो है वाल्व ओपन रहेगा, कूलिंग वाल्व जो है वो ओपन रहेगा। अभी ये ऑटोमेटिक पे है, अब यहाँ से कर देंगे, जितना सेट करेंगे तो उतना ऊपर दिखाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है FAHU। तो उम्मीद आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एग्जॉस्ट फैन। तो मैंने इसको पॉज कर दिया वीडियो को, एग्जॉस्ट फैन अभी चलना बंद हो गया है। तो देखिए एग्जॉस्ट फैन जनरली आपको पता है कि एग्जॉस्ट करने के लिए होते हैं, और ये भी इसमें CO सेंसर लगे होते हैं और CO सेंसर के अकॉर्डिंग ही ये चलते हैं और बंद होते हैं। तो जनरली ये बेसमेंट में लगे होते हैं या फ्लोर पे लगे होते हैं ऊपर। अब आप देखेंगे एडजस्ट करेंगे, बिल्डिंग के अंदर जितने भी फ्लोर वाइज ही लगे होते हैं, और फ्लोर से ये जो है एग्जिस्ट करते हैं, किचन से एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ से सारे डक्ट के थ्रू ऊपर छत पे होते हैं, और बेसमेंट का ये बेसमेंट में लगे होते हैं बेसमेंट का एग्जिस्ट करने के लिए। बेसमेंट पे जितने भी मीन्स रूम होते हैं या फिर बिल्डिंग होते हैं वहाँ से एग्जिस्ट करने के लिए। अब जैसे इसमें की सेटिंग क्या होगी, देखिए ये जो है इसकी कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग दोनों होती है। तो अब इसकी सेटिंग देख लेते हैं। अब देख रहे हैं ये अभी चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने वीडियो स्टॉप कर रखी है, ये दोनों ही चल रहे हैं। मैं स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए DPS लगा है, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, मैं आगे बताऊँगा डिटेल में इसको। और स्टार्ट स्टॉप देखिए स्टार्ट है, चल रहा है ये, मैंने वीडियो पॉज कर रखी है। ट्रिप स्टेटस जो है वो इनएक्टिव है, कोई ट्रिप नहीं है इसके अंदर। मैनुअल ओवरराइड भी ऑटोमेटिक चल रहा है, इसलिए यहाँ पर चेक है। फिर मैनुअल ओवरराइड स्टॉप है, मैनुअल ओवरराइड स्टॉप है अगर हमें इसको मैनुअली चलाना है इसके पैनल से। हर इक्विपमेंट का पैनल होता है, मैंने बताया था आपको, उससे मैनुअली भी चला सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे हम। नो एयर फ्लो इनएक्टिव है, एयर फ्लो हो रही है इसलिए एक्टिव है, इनएक्टिव है, ठीक है, वरना ये एक्टिव होता, एयर फ्लो नहीं होती। कॉमन अलार्म लैच इनएक्टिव है क्योंकि ये सभी सही चल रहा है, सारा कोई अलार्म नहीं है। अलार्म रीसेट स्विच, सारे इक्विपमेंट इसके काम कर रहे हैं, DPS काम कर रहा है इसमें, और भी डिवाइसेस सब काम कर रही हैं, इसलिए कोई अलार्म नहीं है। फिर टाइम शेड्यूल हम इसको दे सकते हैं, ये भी इनएक्टिव हमने नहीं दिया, और रन टाइम जो है वो 15 इतना है, ठीक है, इतने घंटे चल चुका है। फायर अलार्म कोई नहीं, इसलिए ग्रीन है पहले। तो ये इसकी सेटिंग होती है, यहाँ से आप मैनुअली इस ऑटोमेटिकली और मैनुअली भी
इसको इसके पैनल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसकी मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग दोनों होती है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको CO सेंसर बताऊंगा इसमें। जैसे कि एग्जिस्ट फैन जो होता है वो एग्जिस्ट फैन एग्जिस्ट करने के लिए होता है, जो कि रूफ फ्लोर और बेसमेंट में लगा होता है। देखिए, एग्जिस्ट फैन का मेन पर्पस ये होता है कि बिल्डिंग के अंदर जितने रूम्स है, अपार्टमेंट हैं, उसमें जैसे किचन में लगा होता है डक्ट होती है, या फिर लॉबी एरिया में डक्ट होती है, वहाँ से एडजस्ट करना होता है। तो अब एग्जिस्ट फैन जो होता है वो ऑटोमेटिक ही चलता है, और वो कैसे चलता है, इस CO सेंसर के फीडबैक से चलता है। तो एक एग्जिस्ट फैन में 7 जो है वो 7 जो है वो CO सेंसर लगे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह लगे होते हैं। वो जो है वो जैसे मेज़र करके देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, और जैसे ये 7 नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपका इंस्टॉलेशन कैसा है। 3 भी लगे होंगे, 4 भी लगे होंगे, 5 भी लगे होंगे, 6 भी या 7 भी। जैसे यहाँ पर इस केस में हमारे वाले में 7 CO सेंसर लगे हैं, और इन CO सेंसर की जितनी भी रेटिंग्स है, इन सब का एवरेज लिया जाता है। अब जैसे मैंने बताया था, एग्जिस्ट फैन की जो सेटिंग होती है उसमें हम जैसे हमने सेटिंग में रखा है 55, CO सेंसर 55, मतलब CO सेंसर अगर 55 आता है तो तभी हमारा स्टार्ट होगा। 55 से ऊपर हो या 55 तक आए सेट पॉइंट, तभी हमारा एग्जिस्ट फैन स्टार्ट होगा, तभी चलेगा, अदरवाइज जो है वो बंद रहेगा। तो हमेशा जो 7 सेंसर है इनका जो है वो एवरेज लिया जाता है। जैसे कि पहले वाले की 61.6 है, फिर 55.2 है, फिर 56.6 है, फिर 300.1 है, फिर 58.9 है, 59.7 है, 59.2 है। तो इन सातों का एवरेज लिया जाएगा। एवरेज अगर 55 से ज़्यादा हो रहा है, 55 हो रहा है, तो हमारा एग्जिस्ट फैन चलेगा। तो ऐसे जो है हमारी सेटिंग होती है एग्जिस्ट फैन की दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में बताऊंगा आपको प्रेशराइजेशन फ़ैन। देखिए, प्रेशराइजेशन फ़ैन कब यूज़ होता है, कब इस्तेमाल होता है, तब जब बिल्डिंग में कोई फायर आ जाता है तो ये चलना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ये हमेशा ऑफ रहता है, और बिल्डिंग में फायर आ गया कोई, और फायर आने के बाद ये ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाता है। और फायर का कैसे पता लगेगा कि बिल्डिंग में फायर आया, क्योंकि बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की जो है फायर अलार्म सिस्टम से इंटरफेसिंग होती है, आपस में वो जुड़े होते हैं। और अगर फायर आता है, कोई फायर आता है पैनल पे फायर अलार्म सिस्टम के, तो वो इसको एक्टिवेट कर देता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम को, और उसके बाद ये जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो एक चीज़ और बतानी थी, पिछली वीडियो में मैंने आपको एग्जिस्ट फैन बताए थे। तो जब भी कोई फायर आएगा तो एग्जिस्ट फैन हमारा बंद हो जाएगा, और इस केस में जो है वो हमारा ये प्रेशराइजेशन फैन हमेशा ऑफ रहता है। जब हमारा फायर अलार्म आएगा तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से एवैक्यूएशन के लिए होता है, बिल्डिंग को खाली करने के लिए। तो प्रेशराइजेशन फ़ैन की सेटिंग देख लिए, ये भी दोनों तरीके से यूज़ होता है। इसकी मॉनिटरिंग भी होती है, कंट्रोलिंग भी होती है। तो अब देखिए, स्टार्ट स्टॉप में ये स्टॉप है क्योंकि ये बंद ही रहेगा जब तक ये फायर अलार्म सिस्टम नहीं आएगा, एक्टिवेट नहीं होगा। ट्रिप स्टेटस इनएक्टिव है, कोई ट्रिप नहीं है। मैनुअल ओवरराइड रन, देखिए अब देखिए मेन चीज़ यहाँ पर क्लिक नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक चल ही नहीं रहा है, ये चल ही नहीं रहा है। ना मैनुअली चला रहे हैं हम, मैनुअल ओवरराइड स्टॉप है, ना यहाँ क्लिक है ना ऊपर क्लिक है, क्योंकि ना हम इसको मैनुअली चला रहे हैं ना ऑटोमेटिकली अभी चल रहा है, ये तो अभी बंद है। ठीक है, ये फायर के हिसाब से चलेगा, फायर आएगा तभी चलेगा। फिर नो एयर फ्लो में इनएक्टिव है। कॉमन अलार्म लाइट्स ये भी इनएक्टिव ही रहेगा। अलार्म रिसेट स्विच यहाँ भी कुछ नहीं है। और रन टाइम है अभी 10 घंटे चला है। कभी फायर आया होगा पहले, तो ये 10 घंटे चल चुका है, क्योंकि साइट को 2 साल हो गए लगभग, इसलिए। तो ये था हमारा प्रेशराइजेशन फ़ैन, आपको समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताऊंगा आपको बैटरी चार्जर। आप इसको बैटरी चार्जर कहें या आप इसको कहें UPS, जो कि कंट्रोल लूप में लगे होते हैं बैकअप देने के लिए। ये केबल जो हमारा सिस्टम से इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि हमारा डेटा सेंटर लगा है कंट्रोल रूम के अंदर, या फिर फायर अलार्म सिस्टम लगा है, फिर BMS लगा है, या फिर हमारा कोई नेटवर्क बड़ा लगा है IPTV का, तो उस सब के पावर सप्लाई के बैकअप के लिए होता है।
तो इस ये भी जो होता है हमारा जुड़ा होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम से, तो पता लगता जाता है कि हाँ ये बैकअप दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। मींस अगर ये ऑफ हो गया तो हमारा, और जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे कि इसमें केवल मॉनिटरिंग होती है, इसकी कंट्रोलिंग नहीं होती। मॉनिटरिंग में क्या होगा दोस्तों, ऑन स्टेटस बताएगा, जैसे कि ऑफ है, अभी ये ऑफ है क्योंकि अभी ये जो है वो सप्लाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी मेन पावर सप्लाई आ रही है यूपीएस से हमारे, और हमारी जो है अभी ये यूपीएस सप्लाई नहीं दे रहा है, मतलब ये अभी स्टैंड बाय में है, जब लाइट जाएगी तब ये चालू होगा, तो इसलिए यहाँ ऑफ दिखा रहा है। फिर ऑफ स्टेटस में दिखा रहा है ऑन, यानी कि ये अभी ऑफ है। जैसे हमारी लाइट जाएगी तो ये हमारा चालू हो जाएगा स्टैंड बाय में। ऐसे ही आप लोगों को घर में जैसे हमारे इन्वर्टर होता है, ऐसे ही काम करता है यूपीएस। तो ऑन स्टेटस अभी ऑफ है, लाइट जाएगी तो ये ऑन हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एटीएस, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सिस्टम। ये लगा होता है हमारे जहाँ पर चिल्ड वाटर का जो कंट्रोल रूम होता है उसके अंदर लगा होता है। तो ये ऑटोमेटिकली मॉनिटर करता है कि कितना पानी जा रहा है, कितना आ रहा है इसके डिस्प्ले पे। तो ये भी केवल मॉनिटरिंग के लिए होता है। तो देखिए, आप देख रहे होंगे ऑन स्टेटस, ऑफ स्टेटस, ट्रिप स्टेटस। तो अभी इस पर भी काम चल रहा है। तो ये केवल मॉनिटरिंग पर्पस के लिए होता है। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और ये भी जो होता है केबल कंट्रोलिंग, केबल मॉनिटरिंग के लिए होता है, कंट्रोलिंग के लिए नहीं होता है। और इलेक्ट्रिकल का ये इक्विपमेंट है। डीबी के कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इस डीबी से ही जो है, जैसे ये डीबी घर में लगा है तो घर से में जितने भी पॉइंट्स हैं, एसी है, चाहे लाइट्स हैं, चाहे किचन हो, सब में यहीं से सप्लाई जाती है। तो देखिए, इसका ऑन स्टेटस जो है वो अभी वेटिंग दिखा रहा है, क्योंकि अभी इस पे काम चल रहा है, ये आपको बताने के लिए। ऑफ, तो जैसा इसका स्टेटस होगा, ऑन होगा तो ऑन बताएगा, ऑफ होगा तो ऑफ बताएगा, और ट्रिप स्टेटस होगा तो एक्टिव बताएगा, ट्रिप स्टेटस नहीं होगा तो इनएक्टिव बताएगा। तो अभी इस पे काम चल रहा है, इसलिए वेटिंग बता रहा है। इसकी अभी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो इसकी केबल मॉनिटरिंग होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम देखेंगे हीट एक्सचेंजर, जो कि लगा होता है हमारा चिल्ड वाटर पंप का जो कंट्रोल रूम होता है, जहाँ से चिल्ड वाटर इन होता है और आउट होता है। तो ये वहाँ लगता है और ये बताता है कि कूलिंग को जनरली हीट एक्सचेंज करता है, क्योंकि इन कितनी ही कूलिंग आ रही है और कूलिंग कितनी आ रही है। इन मतलब पानी जो चिलर से आता है, चिल्ड वाटर, चिल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको बताऊंगा हीट एक्सचेंजर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये बिल्डिंग के लिए। जनरली क्या होता है दोस्तों, जो चिलर होता है जहाँ से पानी आता है बिल्डिंग के अंदर, जिसे हम डीसीएस भी बोलते हैं, वहाँ से बिल्डिंग अंदर चिल्ड वाटर सप्लाई होता है कूलिंग के लिए। तो मेन जो है चिल्ड वाटर आता है, और आने के बाद जो बिल्डिंग के अंदर सेकेंडरी चिल्ड वाटर पंप होते हैं, जैसे बताया था, वो बिल्डिंग में उस पानी को सप्लाई करते हैं ऊपर की तरफ बिल्डिंग के। अगर बिल्डिंग कितनी बड़ी हो, 13 फ्लोर की हो, 15 फ्लोर की हो, जितने भी हो, वो पानी को सेकेंडरी पंप सप्लाई करते हैं। और पानी जो आता है वो डीसीएस से आता है, यानी कि चिलर प्लांट से आता है, आप ऐसे समझे, जिसको डीसीएस भी कहते हैं। तो ये एक्सचेंजर जो है वो जो जहाँ से पानी आएगा सेकेंडरी पंप से पहले, सेकेंडरी पंप ऊपर सप्लाई करेंगे, और सेकेंडरी पंप से पहले जो पानी आता है वहाँ पर ये हीट एक्सचेंजर लगा होता है। तो ये बताता है कि डीसीएस से कितना पानी आ रहा है हमारे पास, हमारी बिल्डिंग में, और फिर हमारी पानी आ रहा है, और पानी आने के बाद जो उसका टेम्परेचर क्या है पानी का,
और फिर वापस कितना डीसीएस के अंदर जा रहा है। तो हम मैं बता देता हूँ आपको, देखिए टेम्परेचर सप्लाई फ्रॉम डीसीएस से आ रहा है जो कूलिंग 4.3 इतना चिल्ड होता है। देखिए जीरो पे जो होता है हमारा बर्फ़ जम जाती है, आपको पता है जीरो टेम्परेचर पे पानी की, मगर ये जो होता है हमारा 4.3 है, कितना कूल होगा। अभी देखिए ऐसे, देखिए ऐसे करके ऐसे ऐसे ये जा रहा है टेम्परेचर सप्लाई टू लोड। लोड क्या है, हमारी बिल्डिंग है जो सेकेंडरी पंप ऊपर सप्लाई कर देंगे। ठीक है, बिल्ड देखिए आया इतना 4.3, क्योंकि डीसीएस से आएगा चिल्ड होगा, क्योंकि पाइप, फिर पाइप भी तो होते हैं बहुत बड़े बड़े पाइप भी कुछ टेम्परेचर को जो है ऑब्जर्व करते हैं, तो एक आध टेम्परेचर वहाँ से भी बढ़ जाता है। तो इसलिए जो बिल्डिंग के अंदर सप्लाई हो रहा है 4.7 सप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखिए डीसीएस से ही पानी आता है और डीसीएस में ही वापस जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा चिल्ड वाटर पंप कैसे काम करता है, वो चिलर कैसे काम करता है। चिलर से पानी आएगा और चिलर से वापस जाएगा, उसको फिर कूलिंग होगी उस पानी की, फिर वो वापस सर्कुलेट करेगा बिल्डिंग के अंदर। ऐसे ही सर्कुलेशन होता है। एक पाइप होता है इन का, एक पाइप होता है आउट का। ठीक है, तो 4.7 अभी हमारा कहाँ गया, ये हमारा बिल्डिंग के अंदर चला गया। बिल्डिंग से जो ये तो इन वाला पाइप है, अब आउट वाला जो वापस आएगा डीसीएस के लिए, तो उसमें जो आ रहा है रिटर्न होके वापस जो आएगा दोस्तों, वो सारे एफसीयूज में से गुजर गुजर के पूरी बिल्डिंग में गुजर के वापस आता है। तो टेम्परेचर रिटर्न फ्रॉम लोड यानी कि बिल्डिंग से कितना है 10.7। ठीक है, ज़्यादा ही आएगा ना, क्योंकि गर्म भी तो हो जाएगा, कूलिंग एफसीयू में गुजर गुजर के जाएगा, तो फिर पाइप से वापस आएगा, तो फिर इसके अंदर कितना जाएगा टेम्परेचर रिटर्न टू डीसीएस 10.9, यानी कि आया था हमारा 4.3 और डीसीएस के अंदर गया 10.9। तो ऐसे काम करता है, देखिए ऐसे गया लो ऐसे करके। ठीक है, तो ये पूरा बताता है कि टेम्परेचर कितना आया और कितना गया, कितना मतलब कूल था वाटर और कितना फिर हॉट होने के बाद गया। तो इसको इसलिए हम हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसकी केवल मॉनिटरिंग होती है, इसकी जो है वो कंट्रोलिंग नहीं होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी बिल्डिंग के लिए हीट एक्सचेंजर को मॉनिटर करना। तो उम्मीद आपको ये पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रांसफार्मर, जो कि इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट है। और ट्रांसफार्मर तो आप जानते ही होंगे क्या यूज़ होता है इसका। तो इसकी केवल जो है मॉनिटरिंग ही होती है, कंट्रोलिंग इसकी नहीं होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन स्टेटस ऑन है, ऑफ स्टेटस जो है वो ऑफ है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही काम कर रहे हैं अभी, इसलिए यहाँ पर ग्रीन भी दिखा रहा है, वरना ये रेड दिखाता है यहाँ पर इस स्विच पे। तो ऑन है, ऑफ स्टेटस ऑफ है, यानी कि ये ऑन है। ट्रिप स्टेटस जो है वो इनएक्टिव है, क्योंकि कोई ट्रिप इसके अंदर नहीं है। तो ये केवल मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, कंट्रोलिंग के लिए यूज़ नहीं होते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको बताऊंगा जनरेटर। तो जनरेटर जो है भाई ये एक इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट है, और इसकी भी इंटरफेसिंग जो होती है वो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम से होती है। मींस इसकी केवल मॉनिटरिंग होती है, इसको केवल मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है। जनरली लाइट आती है तो ये चलता नहीं है, जब लाइट जाती है तभी ऑन होता है। तो जैसे कि अभी ये ऑफ कंडीशन में है, तो ऑन स्टेटस इसका ऑफ है क्योंकि नहीं चल रहा है, ऑफ स्टेटस इसका ऑन है क्योंकि ये जो है वो स्टॉप है। फिर ट्रिप स्टेटस इनएक्टिव है क्योंकि ये अभी ऑफ है। तो इस जनरेटर की केवल जो है वो मॉनिटरिंग होती है, कंट्रोलिंग नहीं होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लिफ्ट। तो लिफ्ट जो होता है वो भी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ी होती है, उसकी इंटरफेसिंग होती है। और ये लिफ्ट चलती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, या फिर रुक जाती है। अगर ये चलेगी, कोई इसमें जा रहा है कि इसके बाहर बटन दबाया ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए, तो ये ऑन दिखाएगी अगर चल रही है। अगर नहीं चल रही है, रुकी पड़ी है एक जगह, तो ऑफ दिखाएगी। तो अभी ये तीनों ही चल रही हैं। मैं वीडियो को चला के दिखाता हूँ, ये ऑफ भी होगी कहीं ना कहीं। अभी अगर अभी ये चल रही है, तो अगर ये नहीं चलेगी तो ये ऑफ स्टेटस दिखाएगा इसका। तो ये ऐसे काम करती है। इसकी केवल मॉनिटरिंग होती है, कंट्रोलिंग नहीं होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं जॉकी पंप बताऊंगा। देखिए जॉकी पंप जो होता है वो
फायर फाइटिंग सिस्टम में यूज़ होता है, और ये हर टाइम जो होता है वो ऑन कंडीशन में होता है, और ऑन और ऑफ ऑटोमेटिक मोड पर होता है। जैसे फायर फाइटिंग होता है तो फायर फाइटिंग में जो फायर फाइटिंग के पाइप्स लगे होते हैं उसमें वाटर जाता है, तो ये उसके प्रेशर को मेंटेन रखता है। अगर प्रेशर कम है तो ये जो है वो चलना स्टार्ट हो जाता है, और प्रेशर जो है ज़्यादा है तो ये बंद हो जाता है। एक सेट पॉइंट का प्रेशर होता है। वैसे तो फायर फाइटिंग में जॉकी पंप, डीजल पंप और इलेक्ट्रिक पंप यूज़ होता है, तो वो मैं आगे बताऊंगा, दोनों डीजल और इलेक्ट्रिक। तो पहले जॉकी आपको बता रहा हूँ ये। तो देखिए अभी ये देखिए ऑन स्टेटस इसका ऑफ है, अभी प्रेशर ठीक है इसलिए ऑफ। ऑन स्टेटस था, ऑफ स्टेटस जो है वो ऑन है क्योंकि ये ऑफ है इसलिए ऑन है, और ट्रिप जो है वो इनएक्टिव है, कोई ट्रिप नहीं है इसमें। तो ये था हमारा जॉकी पंप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में बताऊंगा आपको गार्बेज सर्ट। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये गार्बेज सर्ट अभी चल भी रही है यहाँ पर, तो मैं इसको थोड़ा पॉज कर देता हूँ। तो देखिए गार्बेज सर्ट जो होती है वो बिल्डिंग के अंदर लगी होती है। फ्लो देखिए बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, और हर फ्लोर से जो होता है गार्बेज कचरा जो होता है, एक कचरे का मीन्स होल बना होता है, एक के डोर होता है, उसमें से हम कचरा फेंकते हैं, वो नीचे जाता है। तो गार्बेज सर्ट इसलिए होती है दोस्तों कि मान लिया 13 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग से नीचे कहीं कचरा होल में फंस भी सकता है, तो ये गार्बेज सर्ट चलाने से सारा कचरा नीचे आ जाता है। तो इसलिए ऑटोमेटिकली ये भी ऑटोमेटिकली काम करती है और मैनुअली इसको काम करती है ये। तो देखिए यहाँ पर जो हम इसकी केबल मॉनिटरिंग करते हैं, कंट्रोलिंग नहीं करते हैं। तो मॉनिटरिंग में क्या क्या होगा आप देख रहे होंगे, ऑल डोर स्टेटस अनलॉक्ड, ठीक है। तो जैसे कि फ्लोर पे, हर फ्लोर पे एक डोर होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये एक फ्लोर का, ये सेकंड फ्लोर का, ऐसे बहुत सारे फ्लोर पे ऐसे डोर्स होते हैं। यहाँ पर फ्लोर वाइज इसके अंदर कचरा फेंक सकते हैं। तो ऐसे ही होता है। फिर ये कचरे को नीचे लाने के लिए वैसे तो नीचे आ जाता है, नीचे ट्रॉली होती है, अगर कहीं भी फंस जाता है फिर भी सफाई के लिए नीचे जो है ये गार्बेज सर्ट चलती है, नीचे सारा कचरा ले आती है और इस ट्रॉली के अंदर चला जाता है बिल्डिंग में। और इसको मैनुअली हम चला सकते हैं, एक पैनल लगा होता है उससे, और ये ऑटोमेटिक भी चलती है, और केवल यहाँ से मॉनिटरिंग होती है। ऑल डोर स्टेटस जो है लॉक है क्योंकि डोर खुले हुए हैं, अभी आप देख रहे होंगे। और उसके बाद है ब्रेकर स्टेटस ऑफ है, ब्रेकर जो है ऑफ कर रखे हैं हमने, ठीक है। फिर एग्जॉस्ट फैन स्टेटस एक्टिव है, ये एग्जॉस्ट फैन ही चलता है नीचे इसमें। फिर क्लिनिक स्विच स्टेटस मैनुअल है क्योंकि मैनुअली इसको ऑपरेट कर रहे हैं अभी हम। तो आपने देखा होगा, फिर से मैं ग्राफिक्स आपको दिखा देता हूँ, देखिए चल रही है। तो केवल इसकी मॉनिटरिंग होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो हम देखेंगे हॉट वाटर सर्कुलेशन पंप। तो ये जो है हॉट वाटर सर्कुलेटर पंप जो होता है वो गर्म पानी को सर्कुलेट करता है पूरी बिल्डिंग के अंदर, और ये जनरली रूफ फ्लोर पे लगे हुए होते हैं कि वहाँ पर जो है सोलर पैनल होते हैं, और सोलर पैनल से एक टैंक होता है, सारा सिस्टम लगा होता है, वहाँ से सोलर पैनल से पानी गर्म होता है, और गर्म होने के बाद सोलर से भी गर्म होता है और हीटर भी लगे होते हैं, वहाँ से गर्म होने के बाद पूरे बिल्डिंग को पानी सप्लाई करते हैं, गर्म पानी चाहिए होता है। तो इसकी भी केबल मॉनिटरिंग होती है, जैसे कि आप देखोगे 2 लगे हुए हैं, ये ट्रिप स्टेटस वेटिंग बता रहा है यहाँ पे। तो अभी इस पे काम चल रहा है इसलिए ये दिखा रहा है, वरना ये ऑफ दिखाएगा या ऑन दिखाएगा या ट्रिप दिखाएगा, ये कंडीशन होती हैं इसकी। तो ये केवल मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, इसमें कंट्रोलिंग नहीं होती है। आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में आप देखेंगे सबमर्सिबल पंप, जिससे पानी सप्लाई होता है जो ग्राउंड से। तो उसकी भी केबल वो चल रहा है, ऑफ कंडीशन में है। जैसे सबमर्सिबल पंप 2 लगे हैं, 1 है और 2 है, तो इसकी भी केबल मॉनिटरिंग होती है, कंट्रोलिंग नहीं होती है। तो मॉनिटरिंग में सिंपल सा ऑन स्टेटस दिखाएगा, रन स्टेटस ऑफ है, और ऑफ स्टेटस ऑन है, और ट्रिप स्टेटस जो है वो इनएक्टिव है। तो केवल इसकी मॉनिटरिंग होती है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।